So we will start with the new chapter, that is the name ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? तो ड्यू डिलीजेंस इसलिए होता है कि जो बिज़नेस बोल रहा है वो वही है, टू कन्फर्म दैट द बिज़नेस इज़ वॉट इट अपीयर्स टू बी। ठीक है। और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी में, उसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करना चाहते हैं जैसे किसी में, तो ऐसा कोई डील किलर नहीं है उसमें, जिससे कि वो जो डील है वो किल हो जाए, इस वजह से उसको करना जाता है। तो डील किलर ऑफ द कंपनीज टू गेन द इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर गेनिंग और वैल्यूइंग ऑफ द असेट। इंफॉर्मेशन जो कि वैल्यू हो और वैल्यूफुल हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, इसको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है सीपीटी फाइल। सीपीटी फाइल फर्स्ट से कॉमर्शियल और ऑपरेशनल, पी से पर्सनल, टी से टैक्स, और अब फाइल से फाइनेंशियल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एल से लीगल और ई से एनवायरनमेंट। ये हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यू डिलीजेंस। फिर हम आगे मूव करते हैं स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस की जगह, यानी कि ड्यू डिलीजेंस में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो इसका कोड है लर्न करने का, फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन जी मैं बाहर में जाके टैक्स पे किया, लेकिन किस में? कैश में। ठीक है। अब एफ से फाइनेंशियल फोरकास्ट, फाइनेंशियल फोरकास्ट 5 साल के लिए जो कि अजम्पशंस और वर्किंग पे होगा। एम से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, सीतारमन से स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, अगर वो उसके साथ कंप्लाइन कर रहा है कि नहीं, लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ, या उनको कोई पेनल्टी पे तो नहीं करनी है। फिर आगे आते हैं बाहर में जाके, तो पहला वर्ड बी, बी से ब्रीफ हिस्ट्री किसकी? टारगेट कंपनी की और बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स। ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनमें अगर कोई चेंज हुआ था तो रिसेंट पास्ट में। आर से रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स पे करती है यानी कि टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होगा मर्जर के बाद। और कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में एक अलग से 5 पॉइंट है जिन पे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या लर्न करना है, कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज को टर्न कर सकती है कि नहीं, उनसे पैसा आ सकता है कि नहीं कर सकता है, क्यों पैसे का क्या करोगे आप? दूसरा पॉइंट, क्योंकि वी हैव टू ऑनर आर कमिटमेंट्स टू द ट्रेड पेबल। अगर हमको इनसे पैसा नहीं आता तो फिर हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे? आइडल फंड्स की तरफ जाएंगे। फंड्स लाइंग आइडल इन द कंपनी एबल टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ द अवेलेबल फंड्स। फोर्थ पॉइंट, कंपनी अपने फंड्स को कैसे इस्तेमाल करती है? डिप्लॉय इट्स फंड्स और इन्वेस्ट करती है। तो डिप्लॉय इट्स फंड्स और इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी एंड दे आर इजीली रियलाइजेबल। अब ड्यू डिलीजेंस कैसे करेंगे? हिडन लायबिलिटीज़ का, इसके लिए वो है शो कॉज नोटिस आया, शो कॉज नोटिस आया, शो कॉज नोटिस लेटर आया किसकी तरफ से? टैक्स की तरफ से। किस चीज़ के लिए? लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज़ के लिए, लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज़। तो लॉन्ग पेंडिंग यहाँ से, और पेंडिंग से एक और वर्ड है पेंडिंग फाइनल असेसमेंट, जिसके लिए हम एग्री हो गए, जिसके लिए हम अग्री हो गए, यानी कि अग्री फॉर द लीज एंड लायबिलिटी, अग्री फॉर द लीज एंड लायबिलिटी। अब इसमें शो कॉज नोटिस आया, या तो विच हैव नॉट मैच्योर्ड और डिमांड इनटू द कंटिजेंट लायबिलिटी, यानी कि शो कॉज नोटिस या तो किसी डिमांड की वजह से आया, फिर कोई लायबिलिटी की वजह से आया और उसको मैच्योर हो गया है कि नहीं हो गया है। दूसरा शो कॉज नोटिस लेटर, तो लेटर ऑफ जो कंफर्ट होता है या बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने दिया होता है, वो कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए बुक्स में नहीं आता, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट रोल करता है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो कितना दे रखा है हमने। फिर आता है टैक्स का, तो टैक्स लायबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि जीएसटी और इनकम टैक्स। लॉन्ग पेंडिंग सेल्स असेसमेंट टैक्स, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स असेसमेंट टैक्स, और पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये भी सेल्स टैक्स है लेकिन इंपोर्ट वगैरह पे लगता है, इसलिए कस्टम ड्यूटी, तो याद रखना। लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स और पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी पर हम अग्री कर गए लीज लायबिलिटी के लिए। अग्री फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स, फ्यूचर लीज लायबिलिटी और अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन। अब ओवर वैल्यूड असेट हैं तो उनका कैसे ड्यू डिलीजेंस होगा? कोई असेट है उसको ओवर कर रखा है तो उसका ड्यू डिलीजेंस करने के लिए 2 कोड है। पहली बात तो अनकलेक्टेड ऑब्सोलीट इज ऑफ नो वैल्यू, अनकलेक्टेड ऑब्सोलीट ऑफ नो वैल्यू। तो ऑब्सोलीट 2 चीज़ होती हैं,
प्लांट एंड मशीनरी होती है, इन्वेंट्री होती है। अब अनकलेक्टेड से अनकलेक्टेड और कलेक्टेबल रिसीवेबल्स, ऑब्सोलीट से ऑब्सोलीट स्लो मूविंग इन्वेंट्री, जो कि ये वाला दे रखा है। ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी, इज ऑफ नो वैल्यू से इंटेंजिबल असेट ऑफ नो वैल्यू। दूसरा, लिटिगेशन में इतना इन्वेस्टमेंट होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे और लो रेट पे, ठीक है। और लिटिगेशन एसेट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट जबकि रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट लो रेट ऑफ द इनकम। और लास्ट क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट पॉइंट जो हमको देखना है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो पहले फालतू बातें, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म्स क्या थे अपॉइंटमेंट वगैरह के, ठीक है। अब 2 बी पॉइंट जो कि हम अलग पेन से लिख देते हैं। 5, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ये चीज़ हमने पीछे भी चेक करी थी स्कोप ऑफ द ड्यू डिलीजेंस में। और लास्ट में जो आपको चीज़ चेक करना है वो असेसमेंट करना है किसका, वैल्यूएशन ऑफ असेट का, लायबिलिटीज़ का और नेटवर्थ का। यह आपका चैप्टर ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे हो जाता है ख़त्म।